ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सत्ता के संग्राम में। हम लगातार सुबह 8 बजे से ही लगातार आपको चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की अपडेट दे रहे हैं। मतदान हो रहे हैं, सुबह 7 बजे से मतदान हो रहे हैं और हम एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम अब महाराष्ट्र की हॉट सीटों पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की जो हॉट सीटें हैं, कोपरी, पाखड़ी और ये तमाम जो हॉट सीटें हैं उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी सहयोगी वैशाली आपको बता रही हैं बड़ी खबर, चुनाव से संबंधित बड़ी खबर। बिल्कुल देवेंद्र जी, बिल्कुल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मीरापुर सीट पर हंगामे का मामला सामने आया है। एसएसपी अभिषेक सिंह मामले पर बोले, गांव ककरोली के पास 2 पक्षों में हुई थी झड़प, पुलिस ने सभी को वहां से हटा दिया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम, मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर से, जहां मीरापुर सीट पर हंगामे का मामला सामने आया है। एसएसपी अभिषेक सिंह मामले पर बोले हैं, गांव ककरोली के पास 2 पक्षों में झड़प पर बोले, पुलिस ने वहां से सभी को हटा दिया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम कर मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त मुजफ्फरनगर से, और आइए आपको सुनवाते हैं एसएसपी अभिषेक सिंह इस मामले पर क्या बोल रहे हैं। पहुंच गई थी वहां जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में, ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां 2 पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मौके पर शांति से चल रहा है जनपद मुजफ्फरनगर में। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं मुंबई की तरफ, जहां से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, जितना मतदान होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, मतदान कम हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से मिल रही है, जहां केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, जितना मतदान होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, मतदान कम हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। जिस तरह वोटिंग होना चाहिए उतना वोटिंग नहीं हो पा रहा है, और गढ़चिरौली में ज्यादा वोटिंग हो रहा है। जहां ट्राइबल एरिया है, जहां नक्सलाइट एरिया है, वहां ज्यादा वोटिंग हो रहा है। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ज्यादा वोटिंग हो रहा है, 59-60% वोटिंग हो रहा है। लेकिन बाकी के राज्यों में वोटिंग कम हो रहा है। ये अपने लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जिसको वोट देना है उसको आप वोट दीजिए, लेकिन हर आदमी ने घर के बाहर निकलना चाहिए और कम से कम 80-90% वोटिंग होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और सभी मतदारों को मेरा आह्वान है कि वह 5 साल में एक बार चुनाव आता है, अपन छुट्टी भी होती है या छुट्टी नहीं हुई है तो छुट्टी निकाल कर आप लोगों ने, आपका पत्नी है, लड़का है, लड़की है, माँ है, पिताजी है, सबको लेकर आपने वोटिंग के लिए आना चाहिए। और चलिए इसी के साथ रुक करते एक और बड़ी खबर की, और इस वक्त आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां अभिनेता अनुपम खेर ने किया मतदान। कहा, हर किसी को मतदान करना चाहिए, इससे बड़ा महोत्सव कुछ और नहीं हो सकता। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां अभिनेता अनुपम खेर ने मतदान किया है। आपको बता दें, मतदान करने के बाद उन्होंने कहा, हर किसी को मतदान करना चाहिए, सबसे बड़ा महोत्सव कुछ और, इससे बड़ा जो महोत्सव है वो कुछ और नहीं हो सकता। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को मतदान करने की अपील की है, प्रेरित भी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त मुंबई से, जहां अभिनेता अनुपम खेर ने मतदान किया है। और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं अभिनेता अनुपम खेर। वेल ऑर्गेनाइज्ड इट इज, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अनुशासन से और बहुत ही पोलाइटली जितने भी अंदर ऑफिशियल्स हैं, वेरी एंड दे आर नॉट ओनली पोलाइट बिकॉज आई एम ए नोन फेस, बट टू एवरीबडी, ओल्ड यंग। मेरे ख्याल से महोत्सव होता है, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का महोत्सव होता है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए। इससे बड़ा, एक आज़ाद देश में इससे बड़ा महोत्सव और किसी चीज़ का नहीं होता है। बहुत अच्छा है, एक तो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इट इज़। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से मिल रही है, जहां पर गीतकार गुलजार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हमारा आदमी
बहकेगा नहीं, जनता उसे ही वोट करेगा जो सही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां गीतकार गुलजार का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हमारा आदमी बहकेगा नहीं, जनता उसे ही वोट करेगा जो सही है। चलिए बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां गीतकार गुलजार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है, हमारा आम आदमी बहकेगा नहीं, जनता उसे ही वोट करेगा जो सही है। ये बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से मिल रही है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं गीतकार गुलजार। देखिए, मुद्दे जो हैं वो तो बहुत वाज़ेह हैं और बहुत साफ हैं और बहुत क्लियर हैं आम आदमी के लिए भी। सिर्फ एक ये कि वो अब गुस्ताखी ना अगर समझें तो वो जो बहुत ग्लैमरस गिफ्ट्स दिखाए जा रहे हैं ना कॉमन मैन को, तो वो कोई धनतेरस का दिन लगता है कि भाई ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये वोट के लिए नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं है। और हमारा कॉमन मैन बहकेगा नहीं, ये आम आदमी हमारा वो सब जानता है, सब पहचानता है, अपनी जरूरत समझता है और मुझे उम्मीद है कि वो इस बहकावे में नहीं आएगा और उसी को वोट करेगा जो उसका अपना इशू है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां गीतकार गुलजार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है, हमारा आम आदमी बहकेगा नहीं, जनता उसे ही वोट करेगा जो सही है। ये बड़ा बयान गीतकार गुलजार की तरफ से सामने आया है। और मुंबई में लगातार वोटिंग जारी है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से ही हम आपको बता रहे हैं, जहां अभिनेता तुषार कपूर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हमें लोकतंत्र से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लोकतांत्रिक और मतदान के अधिकार का करें प्रयोग। ये बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से मिल रही है, जहां अभिनेता तुषार कपूर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हमें लोकतंत्र से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लोकतंत्र और मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। चलिए आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं अभिनेता तुषार कपूर। आई थिंक हम लोग मतलब बहुत सारे लोग गिव अप कर लेते हैं, उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो वोट नहीं करते हैं। बट आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें अपने शहर और अपने देश पर गर्व होना चाहिए एंड वी शुड नेवर गिव अप ऑन आवर डेमोक्रेसी। सो एक्सरसाइज योर डेमोक्रेसी, एक्सरसाइज योर राइट टू वोट एंड उतना तो कर सकते हैं ना हम अपने शहर के लिए। फिर हम बैठ के कंप्लेन करते हैं, उससे बेटर आके वोट कर ले। जी तो चलिए, जिस तरीके से लगातार मतदान जारी है और यहाँ पर एक एक करके कई दिग्गज मतदान करने पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त एक और मुंबई से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें, दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, मेरे पास विकल्प था कि घर से मतदान करूं, मैं खुद यहाँ मतदान करने आया हूँ। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास विकल्प था कि मैं घर से मतदान करूं, लेकिन उन्होंने प्रेरित किया, उन्होंने कहा है कि मैं खुद यहाँ मतदान करने आई हूँ। बड़ी खबर इस वक्त आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहाँ दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने अपना वोट डाल दिया। ये आपको सुनवाते हैं इसी के साथ क्या कहते हैं अभिनेता प्रेम चोपड़ा। बड़ी खबर इस वक्त आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने अपना वोट डाल दिया है। और चलिए इसी के साथ रुक करते हैं देहरादून की तरफ, जहां से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल ने की अपील, लोगों से की मतदान करने की अपील। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल ने अपील की है, लोगों से मतदान करने की उन्होंने अपील की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहती हैं आशा नोटियाल। पहले मतदान फिर जलपान। आज लोकतंत्र के महापर्व का सबसे बड़ा दिन है। केदारनाथ की सम्मानित मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि मतदान करने जरूर जाएं। मैं भी मतदान के लिए बूथ पर जा रही हूं।
पहले मतदान। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे देहरादून से, जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल ने अपील की है, सभी से लोगों से मतदान करने की अपील की है, साथ ही साथ प्रेरित करती हुई भी नजर आ रही हैं। और चलिए इसी के साथ अब रुक करते हैं लखनऊ की तरफ, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भाजपा ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, कहा कुंदरकी में बाहरी लोगों को ठहराया गया फर्जी पहचान पत्र से वोट डलवाए जा रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगाया गया है। बुर्के में मुस्लिम महिलाएं वोट डाल रही हैं, पहचान सुनिश्चित कर वोटिंग करने दिया जाए। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से मिल रही है, जहां पर भाजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा कुंदरकी में बाहरी लोगों को ठहराया गया है, फर्जी पहचान पत्र से वोट डलवाया जा रहा है। बुर्के में मुस्लिम महिलाएं वोट डाल रही हैं। और चलिए इसी के साथ रुक करते उत्तर प्रदेश कानपुर की तरफ, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सीसामऊ सपा प्रत्याशी का बड़ा बयान सामने आया है। नसीम सोलंकी ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा हमारे एजेंट को चमनगंज एसओ ने पीटा है, पुलिस को मना है कि आईडी चेक नहीं करेंगे, पुलिस खुद लोगों की आईडी चेक कर रही है, लोगों को बूथ से बहुत पहले ही रोका जा रहा है। ये नसीम सोलंकी ने बड़ा आरोप लगाया है। कानपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां सीसामऊ सपा प्रत्याशी का बड़ा बयान सामने आया है। नसीम सोलंकी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा हमारे एजेंट को चमनगंज एसओ ने पीटा है, पुलिस को मना है कि आईडी चेक नहीं करेंगे, पुलिस खुद लोगों की आईडी चेक कर रही है, लोगों को बूथ से बहुत पहले ही रोका जा रहा है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं नसीम सोलंकी। कि हम तो अपनी बात बता देंगे, पर उन लोगों की समस्या सुनिए जो उनको दिक्कतें, जो परेशानी हो रही है। एक हमारा जो है बूथ एजेंट सुबह निकलते हैं 6:30 बजे, उनको यहाँ चमनगंज एसओ ने मारा है और बहुत अच्छा मारा है, तबीयत से मारा है, बूट से मारा है, पैर से। तो ये कोई तरीका है? चुनाव इस तरीके से होता है? अगर आपको इतना ही डर है, इतना ही खौफ है, तो आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? हाँ, इतना डर है हारने का? क्यों मारा, क्या बोले? आप जाइए, हम मिलिए। हम तो चाह रहे हैं कि आप एक एक वोटर से, एक एक पब्लिक से उनकी समस्या समझिए, कि हम तो अपनी बात बता देंगे, पर उन चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आपको बता दें सपा प्रत्याशी के आरोप को डीएम ने बताया निराधार। डीएम बोले मैंने खुद जाकर किया निरीक्षण, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा। अनुज सिंह की तरफ से ये बयान सामने आया। सपा प्रत्याशी ने प्रशासन पर लगाया था आरोप, प्रशासन पर लगाया था मतदान न कराने का आरोप। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं, जहां सपा प्रत्याशी के आरोप को डीएम ने निराधार बता दिया। उन्होंने कहा डीएम बोले मैंने खुद जाकर निरीक्षण किया है, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर डीएम। कुछ मीडिया चैनलों में बीकानपुर कुलवाड़ा में कुछ फर्जी मतदान की शिकायत आई है, और कुछ जगहों पे जो हमारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक पार्टी विशेष के द्वारा एजेंट्स ना बनाने की भी शिकायत आई है। हम लोगों ने इसका वेरिफिकेशन कराया। मेरी स्वयं पीठासीन अधिकारी जो बीकानपुर कुलवाड़ा के, उनसे बात हुई। पोलिंग हर जगह पे सुचारू रूप से चल रहा है। दोनों ने एश्योर किया कि वहाँ पे किसी भी वोटर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां सपा प्रत्याशी के आरोप को डीएम ने बताया है निराधार। डीएम बोले मैंने खुद जाकर किया निरीक्षण, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रत्याशी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, तो जिसके बाद यहां पर डीएम ने बोला मैंने खुद जाकर निरीक्षण किया है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं चुनाव। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर डीएम। देखिए, कुछ मीडिया चैनलों में बीकानपुर कुलवाड़ा में कुछ फर्जी मतदान की शिकायत आई है, और कुछ जगहों पे जो हमारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा
एक पार्टी विशेष के द्वारा एजेंट्स ना बनाने की भी शिकायत आई है। हम लोगों ने इसका वेरिफिकेशन कराया। मेरी स्वयं पीठासीन अधिकारी जो बीकानपुर कुलवाड़ा के उनसे बात हुई। पोलिंग हर जगह पे सुचारू रूप से चल रहा है। दोनों ने एश्योर किया कि वहाँ पे किसी भी वोटर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है और वहाँ सभी जगहों पे सीपीएफ भी डिप्लॉयड है। हमारे सभी लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुचारू रूप से जारी है। देखिए कुछ मीडिया चैनल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी के आरोप को डीएम ने निराधार बता दिया है। डीएम बोले, मैंने खुद जाकर वहां पर निरीक्षण किया, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और चलिए इसी के साथ रुक करेंगे यूपी की तरफ, जहां पर 9 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। बता दें सुबह 1 बजे तक सभी सीटों पर 9 सीटों पर मतदान प्रतिशत जारी हुआ है। जहां सीसामऊ में अगर हम बात करें तो 28.50% मतदान हुआ है। मंझवा में 31.68% मतदान हुआ है। मीरापुर में 36.77% मतदान हुआ है। साथ ही खैर में 28.80% मतदान हो चुका है। आपको बता दें फूलपुर में 26.67% मतदान हुआ है। कुंदरकी में 41.01% मतदान हुआ है। करहल में 32.29% मतदान हो चुका है। कटेहरी में 36.54% और गाजियाबाद की अगर बात करें तो 20.93% मतदान अभी तक हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और चलिए इसी के साथ एक बार फिर रुक करते हैं मुंबई की तरफ, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भाजपा सांसद हेमा मालिनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मैं अभी मतदान करके आ रही हूं, आप सभी भी मतदान करने के लिए आए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने अपने मत का प्रयोग किया है। उन्होंने मतदान करने के बाद कहा, मैं अभी मतदान करके आ रही हूँ, आप सभी भी मतदान करने के लिए यहाँ आए। प्रेरित भी करते हुए यहाँ पर लोगों को नजर आई, साथ ही साथ अपील करती हुई नजर आई है कि मैं अभी मतदान करके आई हूँ और आप सभी यहाँ पर मतदान करें। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहती है अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी। अभी वोट देकर मैं आ रही हूँ। मैं हमारे देश के जितने भी इस एरिया में रहने वाले सभी जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग आकर वोट देने के लिए आइए और देश के भविष्य के लिए ये आपका ड्यूटी है वोट देना। तो आप जरूर आइए और वोट दीजिए। चलिए अब रुक करते हैं लखनऊ की तरफ, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, 9 सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से उपचुनाव चल रहे हैं, प्रदेश की जनता अपने मत का उपयोग कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, 9 सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से उपचुनाव चल रहे हैं, प्रदेश की जनता अपने मत का उपयोग कर रही है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मतदान करें और देश के लिए मतदान करें, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। मतदान शांतिपूर्वक अभी तक सूचना प्राप्ति चल रहा है। मैं प्रदेश के 9 सीटों के मतदाताओं से अपील करता हूं, अपने घरों से निकल करके 100% मतदान करें और देश के लिए मतदान करें, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। चलिए एक बार फिर रुक करते कानपुर की तरफ, जहां से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीसामऊ विधानसभा में चुनाव के दौरान हंगामा देखने को मिला है। मामले में बीजेपी प्रत्याशी ने लगाया पुलिस पर आरोप। पुलिस ने पोलिंग एजेंट के साथ की मारपीट, प्रत्याशी ने आरोप लगाया है। हंगामे की सूचना पर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी। पुलिस पर बीजेपी प्रत्याशी ने लगाए गंभीर आरोप। बूथ के अंदर बीजेपी नेताओं ने किया जमकर हंगामा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी।
समाजवादी पार्टी के गुंडे पुलिस वालों के साथ मिलकर हमारे पोलिंग एजेंट के साथ बदतमीजी की है, इसकी मैं शिकायत करने आया हूँ। जरूरत पड़े को उच्च अधिकारियों से भी शिकायत करूंगा। अपने कार्यकर्ता के सम्मान के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी के मैदान में खड़ी है। जब बूथ नंबर 53 में मैं गया, मुझे जब शिकायत मिली तो जुबैर नाम का एक कार्यकर्ता ने फोन करके बताया कि है बूथ नंबर 53 पे जब वो एक पोलिंग एजेंट के रूप में वो काम कर रहा था तो वो एक कोई व्यक्ति का पहचान पत्र मांगता है, तो वहां पे लगे सिपाही ने कहा कि तुमको पहचान पत्र देखने का अधिकार नहीं है। और जब उसको पहचान पत्र देखने का अधिकार नहीं है तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, तो उसकी जिम्मेदारी और है क्या कि सुलेमान का वोट अगर सलीम डाल गए तो ये पता कैसे चलेगा कि सुलेमान, हम ये चाहते हैं कि सुलेमान का वोट सुलेमान डालें, सलीम ना डालें, है ना, रहीम डालें। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि पहचान पत्र की जांच होनी चाहिए, बिना जांच के वोटर अंदर ना जाए, हमारी ये मांग है। इनका मेन इश्यू है कि वोटर की आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो रही है, बट दिस इज नॉट द पॉइंट कि जहां पर हम वोटर की आइडेंटिटी वेरीफाई करें। 2-3 चेक पॉइंट्स होते हैं। पहला चेक पॉइंट हमारे इसलिए कि कोई वेहिकुलर मूवमेंट अंदर ना हो, ये वाला चेक पॉइंट इसलिए होता है कि यहाँ पर कोई मोबाइल ना लेके जाए, और तीसरा जो अंदर वाला पॉइंट वहां पर होता है, वहां पर हम आईडी कार्ड और उनका जो पर्ची होती है वो वेरीफाई करते हैं। तो उनका एलिगेशन जो था कि यहाँ पर आइडेंटिटी वेरीफाई हो, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर दिस इज नॉट द प्लेस कि जहां पर हम आइडेंटिटी वेरीफाई करें। तो ये थी तमाम बड़ी खबरें चुनाव से जुड़ी हुई जो हमने आपको बताई। चलिए वापस रुक करते हैं हमारे कार्यक्रम सत्ता का संग्राम की तरफ, और मेरे सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए। देवेंद्र जी की तरफ रुक करते हैं। जी देवेंद्र जी। धन्यवाद वैशाली। सत्ता का संग्राम लगातार सुबह 7 बजे से चल रहा है। जो मतदाता हैं घरों से निकलकर मतदान स्थल तक जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। छिटपुट हिंसा की घटनाएं आ रही हैं, लेकिन सब कुछ सामान्य है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। महाराष्ट्र की अगर जो बात करें तो 288 सीटों पर यहां पर मतदान हो रहे हैं। ये कई फेज में यहां पर चुनाव चल रहा है, और जो इसकी हॉट सीटें हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बता दें, और उसके बाद हम अपने जो मेहमान हैं उनके पास चलेंगे, बातचीत होगी और आकलन होगा कि आखिर क्या हो रहा है, मतदाता क्या कर रहे होंगे, उनमें क्या है और पार्टियां क्या कर रही हैं। ये तमाम बातें हैं। तो सबसे पहले हम कोपरी 5 पहाड़ी एकनाथ शिंदे शिवसेना जो कि सीएम है, ये यहां से चुनाव मैदान में है, और इनका टक्कर दे रहे हैं केदार दिघे। ये केदार दिघे कौन है? सभी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे सीएम है, और शिवसेना जो अभी विभाजित हुई है उसके एक धड़े शिंदे गुट के प्रमुख हैं। केदार दिघे आनंद दिघे के भतीजे हैं, और आनंद दिघे जो ये कहा जा सकता है कि ठाणे का ठाकरे कहा जाता था। 21 साल पहले उनकी मृत्यु हुई, लेकिन आज भी उनका अदब उतना ही है, मान उतना ही है। ये उनके भतीजे हैं आनंद दिघे, इनके बीच टक्कर है। एक तरह से ये देख सकते हैं कि शिवसेना और शिवसेना के बीच टक्कर है। शिवसेना और शिवसेना के बीच टक्कर है, यानी कि शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट के बीच ये टक्कर यहां पर साफ जनादेश देख लेते हैं। जनादेश देखते हैं। एकनाथ शिंदे यहां पर जीते थे, और संजय घाड़ीगांवकर कांग्रेस से यहां हारे थे। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। और अगर जो इतिहास के बारे में बात करें तो 2009 से एकनाथ शिंदे, 2014 में एकनाथ शिंदे, 2019 में एकनाथ शिंदे शिवसेना, और फिर एकनाथ शिंदे यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। नागपुर की बात करें, देख लीजिए ये सारी चीजें। हाँ, अब हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे, उसके बाद नागपुर दक्षिण की बातें होंगी, सारी चीजें होंगी। लेकिन अब हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान अब तक जुड़े हुए हैं वो हैं संजय सिंह, नेता बीजेपी,
और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। यहां से जो कोपरी पांचपाखड़ी की सीट है, यहां पर शिंदे, एकनाथ शिंदे और केदार दीघे चुनाव मैदान में है। केदार दीघे का सम्मान है, यानी कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है संजय जी कि यहां पर जो आपके सहयोगी शिंदे हैं ये बाजी मार ले जाएंगे? क्योंकि ये जिनके भतीजे हैं केदार सिंह दीघे, वो आनंद दीघे के भतीजे हैं और थाने के ठाकरे कहा जाता है उनको, आज भी सम्मान है, सम्मान कहीं गया नहीं है जी। ऐसे में क्या लगता है? देवेंद्र जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और जो कहा है कि थाने के ठाकरे, तो जो असली ठाकरे थे बाला ठाकरे जी, जिनका पूरा देश हम लोग सब सम्मान करते थे, अब उनके पुत्र उद्धव ठाकरे आजकल औरंगजेब की कस्में खा रहे हैं, उनको अपना भाई बता, तो स्थिति तो ये बन गई है, वो शिवसेना रह कहा गई है, वैचारिक रूप से भटकाव हो गया है, जिसके बिना जानी जाती, वो शिवसेना तो खत्म हो गई। तो रही बात एकनाथ शिंदे जी को हराना कोई आसान काम नहीं है। एकनाथ शिंदे जी बड़े बहुमत से, बड़े मार्जिन से जीत के आने वाले हैं। नहीं, इस सीट पर लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन नहीं संजय जी, लगातार इस सीट पर जीतते रहे हैं 2009, 2014, 2019, लेकिन उस समय की स्थितियां अलग थी। शिवसेना के बीच लड़ाई नहीं थी। नहीं देखिए, लोकसभा में भी देखिए आप, वास्तव में इस विधानसभा का मामला ही कुछ और है, इसका परिदृश्य ही अलग है। पूरा पलट गया विधानसभा चुनाव। जो शिवसेना जिस काम के लिए, जिस हिंदुत्व के ब्रांड के लिए जानी जाती थी और जिसके कारण से हम लोगों का उनका एक जुड़ाव था, मतलब एक वैचारिक और आत्मीय जुड़ाव था, वो तो उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने खत्म कर दिया। वो तो अब शरणागत हो गए उन लोगों के जाके, वो किसी स्तर पे भी जाने के लिए तैयार हो गए। तो शिवसैनिक इस चीज को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, वहां मूलभूत लड़ाई वैचारिक है और वहां की केंद्र बिंदु में है शिवाजी महाराज और औरंगजेब। तो अब अगर उद्धव ठाकरे औरंगजेब के साथ जाते हैं, उनको अपना भाई बताते हैं और तमाम चीजें, इतना लंबी बहस नहीं हो सकती है, ना इतना समय है आपके चैनल के पास में कि हमारी बात को आप सुने, लेकिन मूल रूप से ये हिंदुत्व की जो लड़ाई है उसमें अब उद्धव ठाकरे जी कहीं नजर नहीं आ रहे और वो ये कोर इशू है, दिक्कत जाएगी जी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ दूसरी बात एक और जी, ठीक है, हम आ रहे हैं आपके पास। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और बेहतर तरीके से आप महाराष्ट्र की राजनीति हो या पूरे भारत की राजनीति हो, बहुत गहनता से आप उसका अध्ययन करते हैं और उसका गहनता से विश्लेषण भी करते हैं। इसलिए बड़ी विचित्र स्थिति आ गई है कि अगर जो लोकसभा चुनाव की अगर जो बात देखें तो यहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटें मिली थी, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। तो एक तरह से अभी अगर जो उस हिसाब से देखें तो अभी उद्धव गुट की शिवसेना को माना जा रहा है कि पहले वाली शिवसेना ही है, अगर इस तरह से देखा जाए। हालांकि इस चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। क्या आपको क्या लगता है कि अभी असली शिवसेना उद्धव गुट को ही लोग मान रहे हैं या फिर शिंदे गुट को? जी, शिवसेना का जो खड़ी हुई थी वो ठाकरे जी के नाम पर खड़ी हुई थी जी। तो कहीं ना कहीं जो मूल जो कार्यकर्ता है वो अभी उद्धव ठाकरे वाली, क्योंकि बाला साहब का जो समर्थन था वो अभी बहुमत में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ ही रहा है, ये माना जाता रहा है। फिर भारत में एक बात और भी है,
भारत में नीति के साथ, सिद्धांत के साथ कहीं ना कहीं परिवार परंपरा भी अभी भी कायम है मोटे तौर पर। जैसे खुद आपने दिधे जी के भी परिवार के बारे में कहा, तो ऐसी तरीके से जो आम कार्यकर्ता था वो उद्धव ठाकरे के साथ था। इसकी झलक हमको लोकसभा चुनाव में भी मिली। लेकिन ये जो विधानसभा का चुनाव अभी हो रहा है, इस विधानसभा चुनाव की दिशा थोड़ी सी बदल गई। मुझे बहुत वर्षें हो गई चुनाव को रिपोर्ट करते हुए। मैंने 71 से चुनाव की रिपोर्टिंग शुरू की थी। ये चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव, बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम शक्ति को एकजुट, उसको कट्टर और उसको आक्रामक बनाने के अभियान की ओर मोड़ गया। जिस तरीके से उलेमा संगठन सामने आया है महाराष्ट्र में और कई धर्मगुरु इसमें आए हैं। बीच में अभी खबर आई थी कि 180 एनजीओ समाज में काम करते हैं, वो तो मोटे तो ये जो सक्रियता आई है लगातार, जो भाषण वहां पर होते चले जा रहे हैं। फिर उलेमा संगठन ने जिस तरीके से वो 17 सूत्रीय अपना मांग पत्र जारी किया है, तो मैं समझता हूं इसका कहीं ना कहीं मतदाता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये विधानसभा चुनाव पर कैसा रिजल्ट इसका जा रहा है। और जो बाल ठाकरे जी के जो समर्थक कार्यकर्ता थे, जो मतदाता थे, जो जन सामान्य में उनके प्रति सही, जैसे मेरी श्रद्धा भी उनके प्रति बहुत रही, तो कुल मिलाकर के वो जो श्रद्धावान लोग हैं, वो ये उलेमा संगठन और ये जो 180 एनजीओ ये जो आए हैं, इनकी सक्रियता के बाद जो है उन पर कितना प्रभाव पड़ता है। ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया और दिलचस्प होने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा तनावपूर्ण भी चुनाव हो गया। जैसे मैंने इतिहास में जिन दिन में पढ़ा, लोकल असेंबलियों के जब चुनाव हुए थे अंग्रेजों के जमाने में, और जो मुस्लिम लीग ने अभियान चलाया था, बिल्कुल कहीं ना कहीं तस्वीर उस जैसी दिख रही है। तो ये चुनाव जो है भारत के भविष्य के लिए बहुत, मुझे तो डरावना भी दिख रहा है और कहीं ना कहीं बहुत चिंतित होने वाला चुनाव दिख रहा है। और राजनीति कहीं ना, आमतौर पर चुनाव होते हैं वो सत्ता के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र का चुनाव थोड़ी सी दिशा इसकी बदल रही है। अब देखते हैं कि इसमें क्या स्थिति बनती है, आम जो मतदाता होता है वो किस तरह से सोचता है। जी बिल्कुल। हम पुनः रुख करेंगे संजय सिंह, नेता बीजेपी के पास आना चाहेंगे हम। आप कुछ कहते कहते रुक गए थे। नहीं, देखिए आदरणीय शर्मा जी ने तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं भी एक करीब कहने वाला था। जी शिवसेना को लेके जो वैचारिक भटकाव हुआ है और जो विलेमाओं की बात कर रहे हैं, मैं वही कहने वाला था। वो आदरणीय शर्मा जी ने बात बहुत अच्छे ढंग से कह दी है। ये जो हो रहा है, ये घोर सांप्रदायिकता का एक प्रतीक है। इस तरह से इसमें मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात याद आ जाती है, जो उन्होंने पाकिस्तान या भारत के विभाजन में कहा था कि इस्लाम में सेकुलरिज्म नहीं होता है और उसकी राजनीति मौलानाओं के द्वारा संचालित होती है। ये बिल्कुल 100% बिल्कुल परफेक्ट बात सिद्ध हो रहा है, सही बात सिद्ध हो रही बाबा साहब की, कि किस तरह से देश के अंदर, महाराष्ट्र में और अन्य चुनाव में, देखिए वैसे तो ये प्रयोग कर्नाटक में भी हुआ था और इन्होंने अपना डिप्टी सीएम मांगा था, और राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान खोली गई थी वो भी इसी के लिए खोली गई थी। इन्हीं लोगों ने देवबंदी परेलियों ने मिलकर खुलवाई थी। तो लेकिन महाराष्ट्र में तो ये चरम पर पहुंच गया, आरक्षण भी मांगा जा रहा है। ये सब चीजें अब सामने आ गई है, ये एक्सपोज हो गए। और जैसा कि आदरणीय जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है वो कह रहे थे कि चिंताजनक है, और बिल्कुल सही है कि भारत विभाजन से पहले मुस्लिम लीग के साथ जैसे बरेलवी और कुछ देवबंदी, मौलाना थानवी वगैरह जो साथ थे उनके, और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, जिन्होंने 1938 में जिन्ना की बग्घी खींची थी। जिन्ना जब वहां मुरादाबाद स्टेशन पे उतरे थे तो करीब 4 किलोमीटर वो पड़ता है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, तो वहां तक घोड़ों की ड्रैग खुद उसमें लग के उन्होंने खींची थी। और उन्होंने जाके यही कहा था, जो आज वक्फ बोर्ड के नाम पर बोला जा रहा है कि हमारी मस्जिदें छीन लेंगे, ये कर लेंगे, तो वही प्रयोग हो रहा है जो पहले हुआ था। और वहां भी ये कहा गया था कि साहब मस्जिदों में गाय बांध दी जाएगी, नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तो वही उसी का रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है। ये चिंताजनक है इस देश के लिए। जी, ये चिंताजनक है। चूंकि अब ठीक है, चिंता होनी भी चाहिए, लेकिन अब जो भी स्थितियां परिस्थितियां बन पड़ती हैं उसको फेस भी करना होता है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दें कि नागपुर दक्षिण पश्चिम की
बीच टक्कर किन के बीच है, हम अपने दर्शकों को दिखा दें और उसके बाद पुनः हम अपने मेहमानों के पास आएंगे। नागपुर दक्षिण पश्चिम में देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम है इस वक्त महाराष्ट्र के, एक तरफ ये हैं और दूसरे हैं कांग्रेस के प्रफुल्ल गुर्दे जी, इनके बीच टक्कर है। हालांकि 2019 की अगर जो बात करें तो 2019 में कौन जीता कौन हारा, तो ये अगर जो हम बात करें तो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से यहां पर जीते हैं और सिर्फ 19 में ही नहीं, आपको बताएं कि देवेंद्र फडणवीस 14, 9 और 19 ये लगातार जीतते रहे हैं। 2019 में आशीष देशमुख जो कांग्रेस के नेता थे उनको इन्होंने हराया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रुक करते हैं अब अपने मेहमानों की तरफ जल्दी से, और अपने मेहमान समर जी के तरफ हम, माफ कीजिएगा, संजय सिंह जी नेता बीजेपी की तरफ रुक करेंगे। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस, देवेंद्र फडणवीस लगातार जीतते रहे हैं और बीजेपी से इस बार यानी कि महायुति से इस बार देवेंद्र फडणवीस ही हैं और कांग्रेस ही यहां पर उतरी है, तो मुकाबला फिर वही जो 2019 में था वही होगा और परिणाम भी वही होंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए देवेंद्र फडणवीस जी हमारी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र में, और उनकी जो अपील है जनता के बीच में इसके बाद और बढ़ गई कि जब विचारधारा के लिए, एक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, उस विचार के लिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनना मतलब स्वीकार कर लिया, जबकि सीनियरिटी के हिसाब से वो बहुत सीनियर नेता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक वैचारिक रूप से एक अच्छी सरकार जो महाराष्ट्र को आगे ले चले, तो वो डिप्टी सीएम बन गए। तो ये इनका त्याग बहुत बड़ा है। देवेंद्र फडणवीस जी का भी बहुत बड़ा व्यापक उधर विदर्भ के क्षेत्र में काफी व्यापक प्रभाव है, और हमें लगता है कि देवेंद्र जी इस बार और ज्यादा बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जी, अच्छी बात है और बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए। हम आना चाहेंगे राजनीतिक विश्लेषक, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी के पास। रमेश शर्मा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो 2019 की बात करें, देवेंद्र फडणवीस विजयी हुए थे, उस समय शिवसेना आपके साथ थी, बीजेपी के साथ थी, लेकिन अब शिवसेना में दो धड़े हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है वोटों का बंटवारा होगा, और वोटों का बंटवारा होगा तो इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि एनसीपी में भी बंटवारा हुआ है और महायुति में अजीत गुट शामिल है। कितना असर हो सकता है इस बंटवारे का? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि नागपुर में इस बंटवारे का असर कम होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जमीन से जुड़े हैं नागपुर में, वो मेयर भी रहे हैं, और वो जो जब मेयर थे और मेयर से पहले भी जो उनकी वहां पर सक्रियता रही है, ऐसा सुनने में आता है कि जो छोटे मोटे पारिवारिक संबंध उनके लोगों से हैं, छोटे मोटे कार्यक्रमों में, बच्चों के जन्मदिन में भी वो लोगों के घर जाया करते थे, तो उनका एक अपना प्रभाव है। तो मुझे जो लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस थोड़ा सा एक कदम आगे दूसरे लोगों से तो है। एक चीज जरूर इस चुनाव में थोड़ी सी अलग दिख रही है पिछले चुनाव से, कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने ये प्रयत्न किया है, उसमें कई ऐसे एनजीओ भी सक्रिय हुए हैं कि भाजपा का विरोधी वोट जो है वो ना बटे, कहीं ना कहीं किसी एक कैंडिडेट पर आकर के मिले। तो नागपुर में चूंकि वो सारे के सारे संगठन कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चुनाव दिलचस्प हो गया है, मगर फिर भी देवेंद्र फडणवीस मुझे एक कदम आगे तो दिख रहे हैं। आगे जनता अब उसको कैसा निर्णय देती है ये तो हमको बाद में पता चलेगा, लेकिन चुनाव नागपुर का भी दिलचस्प है। जी, और बहुत कुछ अगर जो देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ ही आपका इशारा है। खैर ठीक है, देखते हैं कि मतदाता क्या फैसला आज सुनाते हैं, वो तो ईवीएम में कैद हो ही रहा है। अब तीसरी हॉट सीट की तरफ अगर जो नजर डालें तो बारामती विधानसभा सीट है। किनके बीच टक्कर है हम बताते हैं अपने दर्शकों को। यहां जो टक्कर है बारामती सीट, इसमें एनसीपी वर्सेस एनसीपी है, यानी कि एनसीपी से अजीत पवार हैं, अजीत गुट से,
और शरद गुट से, शरद पवार गुट से योगेंद्र पवार हैं। अब दिक्कत यहां पर देख लीजिए, दिक्कत यह है कि योगेंद्र पवार शरद पवार के पोते हैं और शरद पवार के अजीत पवार के भतीजे हैं। अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं योगेंद्र पवार। पूरा पारिवारिक समीकरण है। अब शरद गुट ने यहां पर योगेंद्र पवार को उतार करके टक्कर दे दी है, यानी कि एनसीपी वर्सेस एनसीपी बारामती सीट पर आ गई है। सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि अब यहां की जनता क्या करेगी। शरद पवार 1995 से पहले बारामती सीट से यहां पर जीतते आए हैं, विकास का काम किया है। 1995 के बाद से 1995 के बाद से लगातार यहां से अजीत पवार जीतते आ रहे हैं एनसीपी से। यहां अगर जो 2019 की बात करें तो बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर रही है और आप देख सकते हैं एनसीपी अजीत पवार लगातार जीतते रहे। अब चूंकि एनसीपी में बंटवारा हो गया है और योगेंद्र पवार यहां पर शरद गुट से आ गए हैं, ऐसे में मतदाताओं के पास दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है इस बंटवारे के कारण। इस बंटवारे को फायदा किसका मिलता हुआ दिखेगा बारामती सीट पर? संजय सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं जल्दी, और क्यों? जी देखिए, बारामती निश्चित रूप से पवार परिवार की ही सीट है, खासतौर से शरद पवार जी बड़े नेता है। लेकिन समय के हिसाब से कुछ कालखंड में चीजें बदलती भी हैं और अजीत पवार जी का भी बहुत प्रभाव है। अजीत पवार जी बहुत अच्छे संगठन करता है, इनके पास बहुत बड़ी ताकत है संगठन की। अब सवाल ये उठता है कि अभी मैं टीवी चैनल पर देख रहा था, बारामती के ही लोग थे तो वो कह रहे थे कि हम तो पवार साहब के साथ हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा कि उनका पोता लड़े। तो वहां कुछ बातों को लेकर रिएक्शन है। देखिए, दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो महाराष्ट्र के चुनाव है ये बड़े इंटरेस्टिंग है और कुछ बड़े दूरगामी परिणाम आने वाले हैं। राजनीति के राष्ट्रीय पटल पर भी प्रभाव पड़ेगा। 1% का कुल अंतर था लोकसभा चुनाव में, जिसमें 30 सीटें इनको अलायंस को मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें 48 में 30 सीटें इनको मिली थी, 1% वोट मार्जिन का। लेकिन ये 1% से ज्यादा का वोट मार्जिन अब बीजेपी बढ़ाएगी, महायुति अलायंस बढ़ाएगा। उसका इंडिकेटर इंडिया अलायंस का ये है कि इन्होंने जो जनता को, जो हम लोग कभी कभी कहते थे महागठबंधन, तो जनता को जो ठगा है इन्होंने चुनाव में बातों से कि हम 8,500 रुपए खड़ा कर संविधान खतरे में और ये सब खतरे में, तो वो बड़ा इम्पैक्टफुल होने वाला है। इनका जो झूठ है वो एक्सपोज हो गया है। इसका बड़ा भारी इम्पैक्ट आप देखेंगे चुनाव के बाद जब काउंटिंग होगी, तो आप देखिएगा इस सब तक को। चलिए ठीक है, रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सवाल तो वही है, सवाल यही है कि आखिर जो किसान हैं, सूपे परगना में पानी नहीं है। विकास तो बहुत हुआ है, अजीत पवार ने विकास किया है, लेकिन सूपे परगना में पानी नहीं आ पाया है अब तक। और इसलिए अजीत पवार यानी कि शरद पवार जब गुट था तब काफी इस पवार परिवार को वहां पर मेहनत करनी पड़ती थी। अब चूंकि बट गए हैं, इसका क्या प्रभाव हो सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ भी जो चुनाव जो है बारामती में बहुत दिलचस्प चुनाव हो गया है। यहाँ एक ही पार्टी के बीच चुनाव है और एक ही परिवार के बीच भी चुनाव है। तो मोटे तौर पर यहाँ पर मतदाता को अगर आप देखेंगे, पिछले दिनों जो चुनाव प्रचार में लोकल मतदाताओं की जो बाइटें आ रही थी, अपन ने चैनलों पर देखी है, तो कई लोगों का सद्भाव परिवार के साथ भी दिखा और कई लोगों का सद्भाव
अजीत पवार के पक्ष में तो था, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकल समस्याओं को लेकर के जो नाराजगी थी वो भी अभिव्यक्त हुई है पिछले कई उसमें। तो यहाँ का चुनाव बहुत दिलचस्प है और बहुत कांटे का चुनाव है। तो फिर इसमें एक सबसे बड़ी बात जो महाराष्ट्र के दूसरे भागों से हट करके यहाँ खास तौर से जो मुस्लिम वोटर्स है उसमें थोड़ा सा जैसी स्थिति है। आमतौर पर वहां पर जिस तरीके से उलेमा बोर्ड और दूसरे लोगों ने अभियान चलाया है तो एनसीपी के अजीत पवार गुट के प्रति उतना गुस्सा नहीं है वहां पर मुस्लिम मतदाता में जितना भाजपा के प्रति है, देवेंद्र फडणवीस के प्रति गुस्सा जो अपन को झलकता था। तो ऐसी स्थिति में वहां का पोलराइजेशन वोटों का कैसा होगा ये भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ का परिणाम कुछ भी हो सकता है। अगर अजीत पवार जीते तब भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा और वो हार जाए तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। यहाँ का चुनाव बहुत अलग तरह से हो गया पूरे महाराष्ट्र को लेकर। जी, अब थोड़ा सा हम रुख करेंगे वर्ली विधानसभा की तरफ। वर्ली विधानसभा में इस समय किसके किसके बीच टक्कर है, हम अपने दर्शकों को पहले बता दें कि यहाँ पर आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं ये चुनाव लड़ रहे हैं और शिवसेना उद्धव से और शिवसेना शिंदे गुट से मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच टक्कर है, आप देख सकते हैं, आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा। और एक बात और, यहाँ पर फिर शिवसेना वर्सेस शिवसेना ही है, यानी कि जो दो धड़े बटे हुए हैं उन्हीं दो धड़ों के बीच ये चुनाव है, टक्कर उन्हीं के बीच है। यहां भी देखना होगा। अगर जो बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की तो यहां पर आदित्य ठाकरे चुनाव लड़े थे और शिवसेना से जीत दर्ज किया था इन्होंने, और एनसीपी से यहां पर जो चुनाव लड़ा गया था जो प्रत्याशी थे सुरेश माने, दूसरा ग्राफिक्स 2019 का। तो ये सुरेश माने जो हैं ये एनसीपी से लड़े थे। दूसरा ग्राफिक्स अगर प्ले करें तो बेहतर होगा। तो जनादेश अगर जो 2019 का आप देख सकते हैं कि यहां पर आदित्य ठाकरे ने चुनाव लड़ा और यहां से एनसीपी से सुरेश माने हारे थे। ये स्थितियां हैं, ये यहां पर स्थितियां हैं। 2009 में एनसीपी यहां से जीती थी, 2014 में शिवसेना, 2019 में शिवसेना। सुनील शिंदे यहां से 2014 में जीते थे, आप देख सकते हैं। आदित्य ठाकरे 2019 में चुनाव लड़े और यहां से जीते थे, कैबिनेट मंत्री। अब सवाल यहां पर यह है कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना, शिंदे, मिलिंद देवड़ा, ऐसा क्या है मिलिंद देवड़ा में जो आदित्य ठाकरे को मात दे देंगे? जी संजय सिंह जी, सवाल आपसे। जी देवेंद्र जी, देखिए मिलिंद देवड़ा भी बड़े कद्दावर नेता है, 2 बार सांसद रह चुके हैं। देखिए यहाँ जो इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि क्या उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे की लीगेसी है उसको आगे ले जा पाएंगे, कैरी आउट कर पाएंगे? क्या शिवसेना के कार्यकर्ता इनके साथ खड़े नजर आएंगे? देखिए सबसे बड़ा संकट शिवसेना वो यूबीटी के साथ जो है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी तो ये चाह रहे थे कि मुझे सीएम कैंडिडेट अभी से आप घोषित कर दीजिए, अभी से घोषित कर दीजिए चुनाव से पहले, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और एक तरह से उनका अपमान ही हुआ। और सबसे बड़ी स्टेक होल्डर इसमें कांग्रेस है। तो नहीं तो वो तो आप लोगों ने भी तो नहीं घोषित किया था, बनने नहीं दिया था, तो आप लोगों ने भी तो अपमान किया था, बीजेपी ने भी। अब जी अब चलिए जो बात गई तो गई, लेकिन ये जो फैक्टर है जो वैचारिक हिंदुत्व वाला है और इन तरह से जो उद्धव जी के जो बयान आए हैं जो कंप्लीट सरेंडर है आइडियोलॉजी के खिलाफ बिल्कुल जाके, वो बहुत घातक सिद्ध होगा। और मिलिंद देवड़ा कद्दावर नेता है, वो भी बहुत बड़े नेता है, वहां के व्यापक जनाधार है उनका। उद्धव जी के लिए आसान नहीं रहेगी सीट ये। हमें तो लगता है कि हमारी भाजपा की जो सीट है वो इस बार जीतेगी वहां से, और जीतनी भी चाहिए, क्योंकि जवाब तभी मिलेगा। वैचारिक भटकाव जहां है, जो औरंगजेबवादी हो गए हैं उनको जनता जवाब जरूर देगी। और देखिए आरक्षण की मांग की जा रही है। अभी रमेश शर्मा जी ऐसा बार बार बोल रहे हैं
जो एनजीओ लगी है और जो उलेमा काउंसिल के द्वारा, नुमानी के द्वारा, ये सब और जिसमें कांग्रेस से कहा गया कि 7-10% सीटें आरक्षण के लिए, और उनके नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने हामी भी भर दी। तो आप बैकवर्ड के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये दिक्कत तो होनी है। चलिए, दिक्कत तो होनी है। और दिक्कत, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, श्रुति शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बात वर्ली विधानसभा की हो रही है और वर्ली में जो शिवसेना शिंदे गुट से जो उम्मीदवार हैं वो इसी साल जनवरी में इन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए थे। उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है, अगर जो कहें महायुति ने। तो क्या लगता है अब आपको, ये कांग्रेस से शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए हैं तो कुछ तो उनके सहयोगी होंगे ही ना कांग्रेस में, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से। जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार है। और देवेंद्र जी, देखिए, जनता है, ये जनता जो है ना वो सब कुछ जानती है और समय आने पे वो क्या क्या जानती है इसका एहसास भी वो जनप्रतिनिधि गण को दिला ही देती है। देखिए, मतलब एक जनता भी देख रही है, एक ऐसा व्यक्ति जो इतने साल तक कांग्रेस में रहा है ना, और आज अचानक चुनाव के समय उन्होंने पार्टी बदल के, है ना, वो मतलब शिंदे गुट से आज चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता भी सब कुछ देखती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है या ये शिंदे गुट है, इन एनडीए है, इन सब की आदत है कि ये मतलब मौके का फायदा उठाना इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो ये मतलब ये जो दोगली टाइप की जो राजनीति करते हैं ना, दो तरफा वाली, तो अब जनता भी इन सब चीजों को समझने लगी है। देखिए, महाराष्ट्र की आप स्थिति देखिए देवेंद्र जी, कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े जी, उनके द्वारा जो पैसे बांटने का वीडियो और फोटोज जो है वो वायरल हुई है ना। तो जनता भी देख रही है और कहीं ना कहीं ये सब जो है इनका एक डर भी है कि मतलब ये उस डर को भांप चुके हैं। तो ये इस तरीके से पैसे में जो है लोगों को खरीदने में, वोट को खरीदने में लगे हैं। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसकी इस तरीके की हत्या करना जो है ये बहुत ज्यादा गलत है। बिल्कुल, ब्रेक लेने का समय हो गया है, लेकिन संजय जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से। देखिए, हमारी जो प्रवक्ता है, अब ये मुझे नहीं मालूम है, शायद लगता है कांग्रेस से ही है जी, इन्होंने आरोप लगाया विनोद तावड़े जी को लेकर। एक कांग्रेस के द्वारा एक नैरेटिव बनाया गया झूठा कि साहब 5 करोड़ रुपए, लेकिन 5 करोड़ रुपए कहीं नहीं दिख रहे हैं। उसका प्रूफ दिखाए राहुल गांधी जी। दूसरी तरफ सुप्रिया सुले जी पे और नाना पटोले पे जो बिटकॉइन का आरोप लग गया है, और वो तो ऑन रिकॉर्ड है, शायद सुप्रिया सुले जी की आवाज भी है। तो देखिए, इसमें इस कीचड़ में ना पड़िए। जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचारी है। आप उस भ्रष्टाचार की कीचड़ को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फेंककर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम नहीं कर सकते। ये पूरा रचा हुआ ड्रामा था, इसमें कहीं प्रूफ नहीं है कि आप 5 करोड़ रुपए, कहाँ है 5 करोड़ रुपए, दिखाइए ना। नहीं है कि जब अपनी चोरी पकड़ी गई तो आप धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सत्ता का संग्राम चालू रहेगा, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।